हेलो गाइस, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए जो बेसिक अकाउंट्स की हमने सीरीज स्टार्ट की थी, जिसके अंतर्गत हमने लास्ट वीडियो में लेखांकन शब्दावली शुरू की थी। और लेखांकन शब्दावली के अंतर्गत पहली शब्दावली हमने खाता किसे कहते हैं इस पर चर्चा की थी, और दूसरा हमने डिस्कस किया था एसेट्स पर। और एसेट्स के संबंध में मैंने आपको बताया था कि वो सभी चीजें एसेट्स होती हैं जो व्यापार में भविष्य में काम आने वाली होती है, या फिर भविष्य में जिनसे किसी भी प्रकार का मौद्रिक अथवा गैर मौद्रिक लाभ प्राप्त होता है। जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि जो संपत्तियां होती हैं, जो एसेट्स होती हैं, दो टाइप की होती हैं। पहली होती है दृश्य संपत्तियां, जिनको देखा और छुआ जा सकता है, जिसको हमने फिर दो भागों में विभाजित किया था, फिक्स एसेट और करंट एसेट। फिक्स का मतलब स्थायी संपत्तियां और चालू संपत्तियां। और आज हम डिस्कस करेंगे संपत्तियों की दूसरे पार्ट पर, पार्ट बी, जिसका नाम था अदृश्य संपत्तियां। अदृश्य संपत्ति, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स का मतलब क्या है? देखिए, इसका नाम हम देखते हैं अदृश्य संपत्ति, तो नाम से ही ये स्पष्ट हो जाता है कि ये कौन सी संपत्तियां हैं। अदृश्य का अर्थ ये होता है कि जो दिखाई नहीं देती है। तो ये संपत्तियां ऐसी संपत्तियां जो वास्तव में दिखाई नहीं देती हैं, होती तो हैं व्यापार में लेकिन दिखाई नहीं देती है। तो आप इनके बारे में क्या लिखोगे? अदृश्य संपत्ति, अदृश्य संपत्तियां वे संपत्ति होती हैं जिनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, जिनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है, अस्तित्व नहीं होता है। अब भौतिक अस्तित्व नहीं होने का मतलब भौतिकता में ना तो हम उसको छू सकते हैं और ना देख सकते हैं, लेकिन वो होती हैं। तो अर्थात जिनको देखा व छुआ नहीं जा सकता, देखा व छुआ नहीं जा सकता। तो अब प्रश्न आपके दिमाग में आया होगा कि सर, कोई हमारी संपत्ति होती है, जो कोई हमारी प्रॉपर्टी है, लेकिन उसको हम देख नहीं सकते और छू नहीं सकते, तो ऐसी कौन सी संपत्तियां होती है? देखिए, आपको मैं इनके उदाहरण बताता हूं। जैसे एक संपत्ति होती है ख्याति, जिसको हम देख नहीं सकते। ख्याति का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ख्याति को समझने से पहले एक बार फिर याद कीजिए कि संपत्ति का अर्थ मैंने आपको क्या बताया था। मैंने आपको संपत्ति का अर्थ बताया था वो सभी चीजें जो भविष्य में आपको किसी न किसी तरह का फायदा देगी। या तो मौद्रिक फायदा होगा उस चीज से, या आपको गैर मौद्रिक फायदा होने वाला है। तो वो सभी चीजें जो भविष्य में आपको लाभ पहुंचाती है, वो क्या होती है? आपकी संपत्ति होती है। यहां ख्याति का अर्थ क्या होता है? ख्याति का अर्थ होता है एक अच्छी साख या रेपुटेशन, भी अपन कह सकते हैं। रेपुटेशन यानी कि एक अच्छी इमेज, अच्छी इमेज अगर मार्केट में हो, अच्छी इमेज यानी कि एक इज्जत, व्यापार की इज्जत या एक अच्छी इमेज मार्केट में अगर आपकी संस्था की या व्यापारी की है, तो उससे अच्छी इमेज की वजह से कस्टमर्स आपके व्यापार की तरफ क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। और जब कस्टमर आकर्षित होते हैं तो आपकी विक्रय बढ़ती है और विक्रय से आपका लाभ बढ़ जाता है। तो ये साख जो है आपकी, इससे आपको क्या फायदा मिलता है कि अगर आपके बिजनेस की अच्छी साख होगी तो व्यापार में कस्टमर बढ़ेंगे और कस्टमर से आपकी बिक्री और फिर लाभ बढ़ेगा। तो ये साख जो ख्याति जो है, ये आपके लाभ को बढ़ाने में आपकी सहायता करती है। तो ख्याति को हम देख नहीं सकते, लेकिन ये अपना लाभ बढ़ा रही है। भाई किसी इंसान की साख या रेपुटेशन या उसकी इज्जत होती है, इज्जत को देखा थोड़ी जाता है कभी,
तो इज्जत को देखो छू नहीं सकते अपन। किसी की अच्छी इमेज मार्केट में तो उसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन उससे हमें फायदा मिल रहा है। अच्छी इमेज से क्या मिल रहा है सर? कस्टमर आएंगे और बिक्री बढ़ेगी तो लाभ बढ़ेगा। तो ये ख्याति का अर्थ होता है अच्छी इमेज, और इस इमेज की वजह से भविष्य में आपको अधिक लाभ कमाने में आपको ये सहायता कर रही है। तो ये आपकी एक अदृश्य संपत्ति होती है। इसी तरह एक संपत्ति होती है कॉपीराइट। कॉपीराइट का अर्थ होता है कि ये आपका एक अधिकार है। ये वो अधिकार है आपका जिससे कोई दूसरा व्यक्ति आपके जैसे प्रोडक्ट को सेम टू सेम नकल नहीं कर सकता है। तो ये एक अधिकार होता है और अधिकारों को भी देखा और छुआ नहीं जा सकता है। इसी तरह आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या होता है? सॉफ्टवेयर के बारे में आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर के प्रोग्राम्स जहां पे रन होते हैं वही सॉफ्टवेयर होते हैं। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी आपकी एक अदृश्य संपत्ति होती है। तो सर क्या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को देख नहीं सकते? आप कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर का जो प्रोग्राम चल रहा है उस प्रोग्राम को रन होते हुए देख रहे हैं, सॉफ्टवेयर को नहीं देख पा रहे हैं कि सॉफ्टवेयर का आकार कैसा है, रंग कैसा है, रूप कैसा है, उस सॉफ्टवेयर को आप नहीं देख पा रहे। अगर आप टच करने की कोशिश करेंगे तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर पाएंगे। जब आप टच करेंगे तो अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को टच कर पाएंगे। इसी तरह मोबाइल में आप बहुत सारे एप्लीकेशंस को यूज करते हैं, तो उन एप्लीकेशन का रंग कैसा है, आकार कैसा है, रूप कैसा है, वो आपको नहीं पता होता। जब भी आप उन एप्लीकेशंस को रन करते हैं, उस एप्लीकेशन को चलाते हैं, तो उनके प्रोग्राम्स को आप देख रहे हैं कि क्या प्रोग्राम चल रहे हैं। और जब आप छूते हैं तो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को छू पाते हैं, एक्चुअल में उस एप्लीकेशन को नहीं छू पाते हैं। तो आपका मोबाइल एप्लीकेशन है या फिर आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैं, इनको छुआ नहीं जा सकता और देखा नहीं जा सकता है। इनके प्रोग्राम को देख सकते हैं और इनको जब टच करने की कोशिश करेंगे तो आप अपने स्क्रीन को टच कर पाएंगे, मोबाइल या कंप्यूटर की स्क्रीन को टच कर पाएंगे। सॉफ्टवेयर को ना टच कर पाएंगे ना इनको देख पाएंगे। तो ये कौन से हो गए सर? ये अपने लिए अदृश्य हो गए। तो ये भी सॉफ्टवेयर भी का व्यापार के लिए क्या होती है? एक संपत्ति होती है। तो ये एक अदृश्य संपत्ति है। तो इसी प्रकार और भी कुछ और भी अदृश्य संपत्तियां होती है जिनको हम आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे उन पर चर्चा करते जाएंगे। तो ये है आपकी अदृश्य संपत्ति, ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अदृश्य संपत्तियां वे संपत्तियां होती है जो वास्तव में होती तो है लेकिन उनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं, उनको देख नहीं सकते और छू नहीं सकते। नंबर 3 पर आप लिखेंगे यहां पे दायित्व। दायित्व का अर्थ क्या होता है? देखिए सबसे पहले इंग्लिश में दायित्व क्या कहा जाता है? इंग्लिश में दायित्व को लायबिलिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? इंग्लिश में दायित्व को लायबिलिटी कहा जाता है। LIABILITY, लायबिलिटी। अब ये लायबिलिटी का अर्थ क्या है? जब व्यापार में कोई संपत्ति खरीदी जाती है या माल खरीदा जाता है या किसी से उधार पैसा लिया जाता है, तो उधार संपत्ति क्रय करने पर, उधार में माल क्रय करने पर या उधार पैसा लेने पर या उधार में सेवाएं लेने पर, इन सभी में आपके व्यापार पर एक प्रभार उत्पन्न हो जाता है, एक भार आपके व्यापार पर पड़ जाता है कि जब उसने किसी से कुछ उधारी ली है, चाहे तो संपत्ति उधार ली है या माल उधार लिया है या सेवाएं उधार ली है या उसने धन उधार लिया है, तो इन उधारी की वजह से व्यापार पर जो भार पड़ रहा है भविष्य में भुगतान करने का, वो भार ही आपके लिए क्या होता है? दायित्व होता है। दायित्व का अर्थ हो गया उधारी के भुगतान का भार व्यापार पर पड़ना दायित्व कहलाता है। तो आप यहां पे क्या लिख सकते हैं सर? हम यहां लिख सकते हैं दायित्व से आशय उस राशि से है, किस राशि से है? दायित्व से आशय उस राशि से है, उस राशि से है। कौन सी राशि से है सर? जो अन्य व्यक्ति अथवा संस्थाओं को चुकानी है, जो अन्य व्यक्ति या अन्य संस्थाओं को
चुकानी है, चुकाई नहीं है अभी तक, चुकानी है यानी भुगतान किया नहीं है, भविष्य में भुगतान करना है। ये आपके व्यापार पर भार पड़ गया कि आपको ये पैसा किसी न किसी व्यक्ति को देना है। तो ये दायित्व का अर्थ होगा कि कुछ पैसा व्यक्तियों को देना है, इसी को अपने क्या कहते हैं सर, दायित्व कहते हैं। अब ये जो दायित्व होते हैं दो प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से दायित्वों को दो भागों में बांटा जाता है। तो यहां लिखेंगे आप मेरे साथ, यहां दायित्व के प्रकार। दायित्वों के प्रकार, मुख्य रूप से हम दायित्वों को दो भागों में बांट देते हैं। एक वे दायित्व है जो दीर्घकालीन होते हैं, एक वे दायित्व है जो अल्पकालीन होते हैं। अल्पकालीन दायित्व जिनको शॉर्ट टर्म या चालू दायित्व भी कहा जाता है, इनको चालू दायित्व भी कहा जाता है। इंग्लिश में शॉर्ट टर्म अल्पकालीन बोला जाएगा तो शॉर्ट टर्म कहेंगे, और अगर इनको चालू दायित्व कहा जाएगा तो इनको करंट लायबिलिटीज कहेंगे। करंट लायबिलिटी। दूसरे होते हैं दीर्घकालीन दायित्व। दीर्घकालीन या फिर गैर चालू दायित्व। गैर चालू दायित्व, इनको इंग्लिश में दीर्घकालीन अगर कहा जाए तब तो कहेंगे लॉन्ग टर्म, और अगर इनको गैर चालू कहा जाए तो कहेंगे नॉन करंट लायबिलिटी। तो व्यापार के जितने भी दायित्व होते हैं उनको दो भागों में विभाजित कर दिया जाता है। एक होते हैं अल्पकालीन दायित्व, दूसरे होते हैं दीर्घकालीन दायित्व। अल्पकालीन दायित्व का अर्थ होता है ऐसे दायित्व जिनका भुगतान एक वर्ष के भीतर अर्थात 12 महीने के भीतर करना है। जो अपना लेखांकन वर्ष चल रहा है, जो वर्ष चालू वर्ष है, उसी चालू वर्ष के अंदर इनका हमें भुगतान करना है। और जिन दायित्वों का भुगतान एक वर्ष के बाद अर्थात इस चालू वर्ष के बाद में आगे के किसी वर्ष में भुगतान करना है तो वो गैर चालू दायित्व होता है। तो यहां लिखेंगे वे दायित्व है, यहां चालू दायित्व के अंतर्गत लिखेंगे वे दायित्व है जिनका भुगतान लेखा वर्ष की समाप्ति से लेखा वर्ष की लेखावर्ष की समाप्ति से एक वर्ष के भीतर, एक वर्ष के भीतर करना हो तो वे दायित्व अल्पकालीन दायित्व कहलाते हैं। जिन दायित्वों का भुगतान लेखावर्ष की समाप्ति से एक वर्ष के भीतर करना हो, यानी जब आपका लेखांकन वर्ष समाप्त हुआ तो उस समाप्त हुए लेखांकन वर्ष से आगे के एक वर्ष के भीतर यानी कि अगले लेखांकन वर्ष की समाप्ति के भीतर करना हो तो उसे क्या कहा जाता है, अल्पकालीन दायित्व कहलाते हैं। अल्पकालीन दायित्व कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो लेनदार को देय राशि का भुगतान अल्पकालीन दायित्व है। अगर आपने कोई सेवाएं क्रय की हो और वो सेवाओं को क्रय करना आपके व्यवसाय के लिए खर्चा होता है और खर्चा अगर आपका बाकी रह गया है तो वो भी आपके व्यापार के लिए अल्पकालीन दायित्व। बकाया खर्चों का भुगतान करना बाकी रह गया, बकाया खर्चा जिसको हम इंग्लिश में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। या फिर आपने कोई अल्पकालीन ऋण लिया हो, शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन यानी कि अल्पकालीन ऋण, इसको हिंदी में कहेंगे अल्पकालीन ऋण।
यानी 12 महीने की अवधि के लिए किसी से उधार पैसे लिए हो, तो ये सभी आपके लिए क्या होते हैं सर, ये हमारे लिए अल्पकालीन दायित्व है। दीर्घकालीन दायित्व कौन से होते हैं, इनका विपरीत, अगर कोई दायित्व है 1 वर्ष के बाद हमें भुगतान करना हो तो वे दीर्घकालीन दायित्व होते हैं। तो यहां लिखेंगे आप, वे दायित्व है जिनका भुगतान एक लेखा वर्ष के बाद, एक लेखा वर्ष के बाद करना हो, दीर्घकालीन दायित्व कहलाते हैं। दीर्घकालीन दायित्व कहलाते हैं। इसके अंतर्गत आप मान लो कि आपने 5 वर्ष के लिए किसी से ऋण ले लिया कि 5 वर्ष बाद उस ऋण का भुगतान करना हो, तो ये आपके लिए एक दीर्घकालीन ऋण होगा। जैसे दीर्घकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण, अगर आपने 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए किसी से उधार पैसे लिए हैं तो वो आपका दीर्घकालीन ऋण है, और उसका भुगतान आपको 1 वर्ष के बाद करना है, तो वो आपके लिए दीर्घकालीन या गैर चालू दायित्व होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगली टर्म हमें पढ़नी है यहां पे पूंजी। अगली टर्म है पूंजी। पूंजी को इंग्लिश में कहा जाता है कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है? पूंजी वो धनराशि होती है जिसे व्यापार का स्वामी अपने व्यापार में लगाता है व्यापार को चलाने के लिए। जब भी कोई व्यक्ति व्यापार करेगा तो अपने व्यापार को चलाने के लिए व्यापार में कुछ ना कुछ धन का विनियोजन करेगा, और वो धन ही पूंजी कहलाता है। सपोज करो यहां पे ये है मिस्टर राम, इन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, और ये मान लो इनका एक बिजनेस है, ये मिस्टर राम का एक बिजनेस है। और मिस्टर राम ने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो बिजनेस बिना पैसे के तो चल नहीं सकता, तो मिस्टर राम ने अपने बिजनेस में क्या लगाया सर? धन लगाया, यानी कि कैश अपने बिजनेस को दे दिया। क्या दे दिया सर? अपने बिजनेस को रोककर दे दिया 5 लाख रुपए का। तो मिस्टर राम ने अपने व्यापार में 5 लाख रुपए लगाए, तो व्यापार में क्या चीज आई सर? व्यापार को कैश मिल गया 5 लाख रुपए। और आपको व्यापार की पुस्तकों में लेखांकन करते समय एक बात ध्यान रखना है, ये मिस्टर राम और ये मिस्टर राम का बिजनेस दोनों अलग अलग पार्टी मानी जाती है, एक पार्टी नहीं होती है। तो लेखांकन के दृष्टिकोण से जब हम चर्चा करेंगे तो लेखांकन के दृष्टिकोण से ये व्यापार का जो मालिक राम है ये अपने व्यापार से अलग होगा। तो हमेशा ध्यान रखो, व्यापार का स्वामी और व्यापार दोनों अलग अलग व्यक्ति होते हैं, दोनों का अलग अलग अस्तित्व होता है। तो जब मिस्टर राम अपने व्यापार को शुरू करेंगे तो व्यापार में कुछ रुपए लगाएंगे, तो ये रुपए व्यापार के पास आए हैं, व्यापार में 5 लाख रुपए आए, राम की जेब से भले ही निकले हो लेकिन व्यापार में तो ये कैश 5 लाख की आई है। तो व्यापार के मालिक राम ने जो 5 लाख रुपए का धन लगाया है व्यापार में, ये धन क्या कहलाएगा? मिस्टर राम की व्यापार में पूंजी कहलाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं यहां पे, व्यापार स्वामी द्वारा व्यवसाय स्वामी द्वारा व्यवसाय में विनियोजित धनराशि
पूंजी कहलाती है। अब ये पूंजी किस रूप में सर? यह तो भी नगद के रूप में इसने पूंजी लगाई है। ऐसा भी तो हो सकता है कि मिस्टर राम के घर पर एक कंप्यूटर पड़ा हुआ था, घर पे किसी काम नहीं आ रहा है, मिस्टर राम ने सोचा क्यों ना मैं ये मेरा कंप्यूटर अपने बिजनेस में लगा दूं। जब बिजनेस में लगाऊंगा तो बिजनेस के अकाउंट्स इस कंप्यूटर से बना लेंगे। तो मिस्टर राम ने अपना घर का कंप्यूटर अपने बिजनेस में लगा दिया, यानी कि घर से उठाया और अपने बिजनेस में लेके चले गए। तो यहां ये जो कंप्यूटर राम ने अपने बिजनेस को दे दिया, तो बिजनेस को एक और संपत्ति मिल गई। कौन सी संपत्ति मिल गई सर? यहां पे बिजनेस के पास एक और संपत्ति है जिसका नाम क्या है? कंप्यूटर नाम हो गया। और मान लो इस कंप्यूटर की वैल्यू जो है वो है 20,000 रुपए। तो अब व्यापार के पास कुल संपत्ति कितनी होगी सर? 5 लाख की मिस्टर राम ने अपने बिजनेस को कैश दी थी और 20,000 का इसने राम ने अपने बिजनेस को कंप्यूटर दिया है। तो बताओ व्यापार के मालिक ने जो कैश और कंप्यूटर लगाया है, ये 5,20,000 रुपए की टोटल धनराशि व्यापार के मालिक ने व्यापार में विनियोजित की है कि नहीं की? सर बिल्कुल की है। तो ये 5,20,000 रुपए जो धन विनियोजित किया मिस्टर राम ने, ये 5,20,000 रुपए व्यवसाय स्वामी का विनियोजित धनराशि यानी कि पूंजी कहलाएगी। तो ये पूंजी किस रूप में है सर? ये कैश के रूप में भी है और कंप्यूटर यानी कि संपत्ति के रूप में भी है। तो आप यहाँ पे एक बात और यहाँ पे लिखेंगे, क्या बात लिखेंगे कि यह जो धनराशि होती है नगद अथवा संपत्ति किसी भी रूप में हो सकती है। यह जो धनराशि पूंजी के रूप में लगाई है, यह धनराशि, कौन सी धनराशि? जो पूंजी के रूप में लगाई है। यहां पूंजी लिख देते हैं। यह धनराशि यानी पूंजी नकद यानी रोकड़ अथवा संपत्ति के रूप में हो सकती है, के रूप में हो सकती है। किस रूप में हो सकती है सर? या तो ये नकद के रूप में हो सकती है या फिर ये किसी संपत्ति के रूप में हो सकती है। अब एक प्रश्न और आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर व्यापार के मालिक ने व्यापार को क्या दिया? कैश दिया। और जो कैश व्यापार को दिया और कंप्यूटर व्यापार को दिया, तो ये कैश और कंप्यूटर तो व्यापार के लिए एसेट्स होती है। कंप्यूटर व्यापार में भविष्य में काम आएगा तो ये एसेट होगी। कैश को किसी भी समय हम किसी भी अन्य रूप में काम में ले सकते हैं, तो ये भी फर्म के लिए एसेट होगी। तो सर कैश और कंप्यूटर तो व्यापार के लिए क्या है? एसेट्स होती हैं। तो यहां पे पूंजी क्या है? जब आप कह रहे हो कि व्यापार के मालिक ने जो धनराशि लगाई है व्यापार में, वो धनराशि पूंजी होती है। तो धनराशि के रूप में तो कैश और कंप्यूटर लगाया, और ये कैश और कंप्यूटर तो व्यापार के लिए क्या संपत्ति है भाई। तो कैपिटल कहां गई? कैपिटल क्या चीज थी? देखिए मैं आपको समझा देता हूं। ये जो कैश और कंप्यूटर लगाया गया है, ये कैश और कंप्यूटर तो व्यापार की एसेट्स ही है, ये पूंजी नहीं है। पूंजी का मतलब ये जो कैश और कंप्यूटर किसने लगाया सर? व्यापार स्वामी यानी कि राम ने लगाया। तो इस व्यापार में राम का जो क्लेम होगा, राम का जो दावा है, वो व्यापार पर कितने का बन गया सर? 5,20,000 का दावा बन गया, क्योंकि राम ने 5,20,000 रुपए दिए। तो यहां व्यवसाय स्वामी का दावा कितना है? व्यवसाय स्वामी का दावा कितना बन रहा है अपने व्यापार पे? व्यवसाय स्वामी ने 5 लाख की कैश और 20,000 का कंप्यूटर अपने व्यापार को दिया है। तो व्यापार स्वामी का अपने व्यापार पर दावा कितना है? टोटल 5,20,000 का। तो ये 5,20,000 का जो व्यापार के स्वामी का अपने व्यापार पर दावे की जो राशि है, वो यहां पे क्या है? पूंजी होगी। और ये 5,20,000 रुपए का दावा किस रूप में था? फर्म की एसेट्स के रूप में था। तो हम कह सकते हैं कि व्यापार स्वामी जो धन लगाता है वो संपत्ति के रूप में या रोकड़ के रूप में लगा सकता है। तो वो जो धन उसने लगाया है वो व्यापार का एक दायित्व बन जाता है अपने मालिक के प्रति। और मालिक को प्रेजेंट करने के लिए हमने एक खाता खोला है, पूंजी खाता। तो यहां पे जो कैश और कंप्यूटर लगाने वाला कौन है? व्यापार का स्वामी। तो व्यापार के स्वामी का प्रतिनिधित्व करने वाला जो खाता होगा, जो व्यापार स्वामी के दावे को बताएगा, वो होगा पूंजी खाता। तो ये पूंजी खाता व्यापार स्वामी का प्रतिनिधित्व कर रहा है यहाँ पे कि व्यापार स्वामी ने कुल कितना धन व्यापार को दिया सर? 5,20,000 का धन दिया है। तो ये व्यापार स्वामी का
व्यापार में क्या होगा, दावा होगा। अर्थात पूंजी का अर्थ होगा व्यापार स्वामी का प्रतिनिधित्व करने वाला खाता ही पूंजी खाता होता है, जो क्या बताता है व्यापार स्वामी ने कितना कुल मिला के धन दिया, अर्थात व्यापार स्वामी का दावा व्यापार में कितना है। तो आप यहां पे आगे लिखेंगे कि पूंजी जो होती है वो धन तो है जो व्यापार स्वामी ने लगाया, लेकिन सही अर्थ में अगर हम इस पे चर्चा करेंगे तो सही अर्थ में होगा कि पूंजी का अर्थ होगा पूंजी व्यवसाय स्वामी, व्यवसाय की संपत्तियों पर व्यवसाय स्वामी का, व्यवसाय स्वामी का दावा होती है, व्यवसाय स्वामी का दावा होती है। यानी व्यवसाय स्वामी का प्रतिनिधित्व करेगी। तो एक बात को यहां भी लिख सकते हैं, एक और लिख सकते हैं यहां पे, पूंजी खाता, पूंजी का जब खाता बनाएंगे तो पूंजी खाता व्यवसाय स्वामी का प्रतिनिधित्व करता है, स्वामी का प्रतिनिधित्व करता है। अर्थात जब भी व्यापार का स्वामी व्यापार में धन लगाएगा तो व्यापार को तो जो कैश मिला है, जो संपत्ति मिली है, वो तो व्यापार के संपत्ति पक्ष में चली जाएगी, लेकिन ये संपत्ति किसने दी, व्यापार स्वामी ने। तो व्यापार स्वामी का नाम दर्ज करने की बजाय हम दर्ज करेंगे पूंजी खाते को, और ये पूंजी खाता ही व्यापार स्वामी का प्रतिनिधित्व करेगा, जो क्या बताएगा कि व्यापार स्वामी का व्यापार की संपत्तियों पर कितना दावा बनता है, अर्थात व्यापार स्वामी ने कितनी धनराशि व्यापार में लगाई है। तो ये व्यापार स्वामी को प्रतिनिधित्व करने वाला एक खाता होता है। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी पूंजी के संबंध में। अगला हम चर्चा करेंगे, अगली अकाउंटिंग टर्म है अपनी माल। माल, माल, माल को इंग्लिश में कहा जाता है गुड्स, गुड्स। जब भी कोई व्यापारी या कोई व्यवसायी व्यवसाय करता है तो व्यवसाय में वो दो प्रकार की चीजें क्रय करता है। एक तो वो चीजें वो क्रय करता है जो व्यवसाय में उपयोग करने के लिए होती है, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पुनः विक्रय के उद्देश्य से क्रय की जाती है। तो जिन वस्तुओं को व्यापार में उपयोग करने के उद्देश्य से क्रय किया गया था वो वस्तुएं व्यवसाय की संपत्तियां होती हैं, और जिन वस्तुओं को पुनः विक्रय के उद्देश्य से खरीदा जाता है वो उसके लिए क्या होती है, माल होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टेशनरी शॉप पर आप जाते हैं, कॉपी किताबों की दुकान पर आप गए और उस दुकान में आपने देखा कि सर उस दुकान में एक फैन लगा हुआ है, और वो फैन बेचने के लिए तो नहीं है, क्योंकि उसकी दुकान स्टेशनरी की शॉप है। भाई स्टेशनरी की शॉप में फैन बेचने के लिए कहां से होगा, फैन तो उस दुकान में काम में लेने के लिए। उसी दुकान में काउंटर लगा हुआ है तो काउंटर बेचने के लिए थोड़ी है। स्टेशनरी की दुकान में तो स्टेशनरी बेचने के लिए होगी, कॉपी किताब पेन पेंसिल ये सब बेचने के लिए, काउंटर बेचने के लिए नहीं है। तो फैन और काउंटर जो लगा रखे हैं वो किस चीज, किस उपयोग के लिए, सर वो तो व्यवसाय में काम लेने के लिए है। तो वो चीजें तो होंगी एसेट्स, और बेचने के लिए उस दुकान में क्या रखा है, सर बेचने के लिए कॉपी पेन पेंसिल किताब ये सब चीजें बेचने के लिए रखी है। तो जो चीजें उस दुकान में बेचने के लिए रखी है वो चीजें उसके माल होती है। यानी माल के संबंध में कह सकते हैं कि माल वे सभी वस्तुएं होती हैं जिनको व्यापारी पुनः विक्रय के उद्देश्य से खरीदता है। तो यहां लिखेंगे आप माल के संबंध में, वे सभी भौतिक वस्तुएं, वे सभी भौतिक वस्तुएं, भौतिक का अर्थ है जिनको देख और छू सकते हैं, तो वे सभी भौतिक वस्तुएं जिनको व्यवसाय की सामान्य संचालन क्रिया के दौरान, जिनको
व्यवसाय की सामान्य संचालन क्रिया के दौरान पुनः माल का अर्थ क्या होगा? वे सभी भौतिक वस्तुएं जो व्यवसाय की सामान्य क्रिया के दौरान पुनः विक्रय के उद्देश्य से क्रय की जाती हैं, वे माल कहलाती है। अर्थात जिन चीजों को आपने बेचने के लिए क्रय किया है, यानी कि जिनको बेचकर लाभ कमाना आपका उद्देश्य है और इनको हमेशा बेचने और खरीदने का आप रेगुलर काम करते हैं, तो वो सारी वस्तुएं आपके लिए माल होती हैं। और जिन वस्तुओं को आपने व्यापार में उपयोग करने के लिए खरीदा हुआ है, वो माल नहीं होती है, वो संपत्तियां होती है। तो आप क्या कहेंगे? सर, जो वस्तुएं हमने बेचने के लिए खरीदी है वो माल है। अब हमने क्या पढ़ा कि सर, एक पढ़ा सबसे पहले खाता किसे कहते हैं, दूसरा पढ़ा संपत्ति किसे कहते हैं, तीसरा पढ़ा दायित्व क्या होता है, चौथा पॉइंट हमने पढ़ा पूंजी किसे कहते हैं, पांचवा पॉइंट हमने पढ़ा माल किसे कहा जाता है। अब तक हमने ये 5 शब्दावली पढ़ी है। अगले वीडियो में कुछ और लेखांकन शब्दावलियों पर हम चर्चा करेंगे। तब तक आप इनके नोट्स बनाइए, अच्छे से इनको याद कीजिए। थैंक यू वेरी मच।